तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो कि क्या होता है और कैसे होता है। तो ये हम आज हमारे साथ है एक्सपर्ट मिस्टर दीपक सोने, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में 15 सालों से एक्टिव है, और आज वो हमें भी बताएंगे कि ये सब क्या होता है और ये कैसे होता है। तो आप हमें बताएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा भी नमस्कार। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो वर्ड है, इसका बहुत यूज हम आजकल देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को, क्योंकि भाई दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हेल्थ है और पैसा है, मनी है। इनको चाहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, अल्टीमेटली आपको इनसे डील करना ही पड़ता है। अगर आप इनको समझ करके और सीख करके इसको मैनेज करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप इसके बारे में नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो अल्टीमेटली आप लाइफ में गलत डिसीजंस लेते रहेंगे, जिसके चलते आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से मतलब मिसमैनेजमेंट होगा, जिसके चलते जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो आपको लाइफ में नहीं मिलेंगे। और इसके चलते आपको कई बार गलत डिसीजंस ले लेंगे और आप गलत प्रोडक्ट में फंस जाएंगे। कोई भी आपको गुमराह कर सकता है, गलत प्रोडक्ट आपको बेच करके चले जाते हैं। जैसे कि आप इंश्योरेंस खरीदते हैं या फिर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो आपको गलत तरह के तरीके की पॉलिसी बेच दी जाती है जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जो वो सेल्स पर्सन है, जो एजेंट है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस पे उसको ज्यादा कमीशन मिल रहा है, इसलिए वो कस्टमर को मिस सेलिंग करते हैं, उन्हें ये सही जानकारी नहीं देते हैं और गलत प्रोडक्ट दे करके चले जाते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यही है कि आप डे टू डे लाइफ में, मतलब व्यवहारिक रूप से उन चीजों को समझें जिन चीजों को आपको डे टू डे लाइफ में डील करना है। आप चाहें या ना चाहें, आपको डील तो करना ही पड़ता है ना। तो और कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, और वो उस प्रोडक्ट को खरीद करके अपने रिस्क को काफी कम कर सकते हैं, और या कई मामलों में जीरो कर सकते हैं। और वो उनके जो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे कि बड़े फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे बच्चों की शादी करनी है, या आपके बच्चों का एजुकेशन करना है, आपको फ्यूचर में घर बनाना है, कोई गाड़ी लेना है, या आपको कहीं कोई हॉलीडे प्लान करना है। तो इस तरह के कोई भी आपके, चाहे वो शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल गोल्स हो या लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स हो, दोनों को ही फुलफिल करने के लिए अगर आप बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और उस समय प्लानिंग करेंगे जब आपके पास कैश फ्लो अच्छा है, उस समय आप फ्यूचर के लिए जो एक्सपेक्टेड गोल्स है उसके लिए अभी से प्लान करना शुरू करेंगे, तो आप उनको अचीव ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो इन चीजों को खास तौर से क्या है कि जो घर के पुरुष सदस्य होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत उन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन खासकर जो महिलाएं होती है वो इन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, और वो पूरी तरह से पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहती है। ऐसा हमारे यहाँ पे ज्यादातर देखा गया है ना। तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। और लाइफ में क्या है कि कभी भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। कई बार आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसकी किसी रीजन से, किसी बीमारी के चलते, किसी एक्सीडेंट के चलते, मान लीजिए कि डेथ हो जाए, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन हमारा लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है ना। कई बार ऐसी चीजें होती है और उसको हमको फेस करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनके पति के जीते जी में कभी उस चीज को सीखने की कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको लगता है कि अरे मेरे हस्बैंड तो सब चीज मैनेज कर ही लेते हैं, वो तो हैंडल कर ही लेते हैं, मुझे ये सब सीखने की क्या जरूरत है। तो वो बिल्कुल मतलब एकदम जीरो होती है, और अचानक से जब उनके पास लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि अब उन्हें क्या करना है, और वो बहुत बुरी तरह से मुश्किलों से घिर जाती है। और फिर उनकी मतलब एक तो किसी करीबी व्यक्ति के चले जाने के कारण उनको लाइफ में जो इमोशनल पेन झेलना पड़ता है वो तो है ही, साथ में उनको ये जो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको अलग एक मतलब उनकी स्थिति को वो और खराब कर देता है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि जब सब कुछ सही चल रहा हो उसी समय हम चीजों को सीखते हुए चले। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, है ना, कि बोले इन्हें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, इनकी तो कल को शादी हो जाना है, दूसरे घर चली जाएगी, इनको पढ़ा लिखा कर क्या करना है ना। तो वो अक्षर ज्ञान नहीं होता था, यानी कि उनको पढ़ने लिखने की कोई ज्ञान नहीं होता था, जिसके कारण वो निरक्षर रहती थी, अनपढ़ रहती थी, है ना। बल्कि पुरुष सदस्य भी बहुत सारे
निरक्षर रहते थे, लेकिन फिर भी पुरुषों को तो फिर भी मौका मिल जाता था कि, लेकिन महिलाएं खासतौर से इलिटरेट रहती थी। तो धीरे धीरे जब आपके घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, उन्हें चीजों के बारे में जानकारी होती है, तो भले ही वो कोई जॉब कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर वो एक हाउसवाइफ के तौर पे भी वो ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाती है, वो अपने बच्चों की ज्यादा अच्छी तरीके से परवरिश कर पाती है ना। तो इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। आज के समय में बोलते थे नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो नॉलेज, आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कहां से सीखोगे। तो यही चीज अब जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स के मामले में, कि फाइनेंशियल मैटर्स के मामले में लोग कुछ नहीं जानते, डेट मीन्स दे आर इलिटरेट इन फाइनेंस, है ना। तो उसी के बारे में जानकारी रखना जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाती है ना। तो फाइनेंशियल जो लिटरेसी होती है उसमें कई सारी चीजें होती है जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जो आपसे व्यावहारिक रूप से जिनसे आपका जीवन जुड़ा होता है। तो वो सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी कम से कम रखनी चाहिए, है ना। और धीरे धीरे आप जितना उसमें घुसते चले जाएंगे, आपको उनके बारे में और गहरी जानकारी होती जाएगी, और आप खुद के लिए भी अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और अपने बच्चों के लिए भी ले पाएंगे, है ना। तो अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो भी है तो आप पूछिए, तो बताते हैं। तो आपने अभी बताया कि फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन ये सारी चीजें स्कूल और कॉलेजों में नहीं बताया जाता है, तो और ना ही हमें कहीं और से हम इसको सीख पाते हैं। तो हम इसे कहाँ से सीखें, कैसे सीखें? देखिए, फाइनेंशियली लिटरेसी मतलब जो फाइनेंशियल मैटर्स है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि स्कूल कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुत जरूरी मुद्दे हैं, तो इनको फिर हमको अपने खुद के प्रयासों से सीखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आज के समय में तो इंटरनेट सबसे अच्छा जरिया है ना। इंटरनेट पे आप उन चीजों के बारे में पढ़िए, है ना। और दूसरी चीज ये है कि कुछ अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखिए, है ना। आपको बहुत सारी चीजें मतलब वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप जिन टर्म्स को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें आजकल तो यूट्यूब पर अवेलेबल है ना। आप हमारे वीडियोस देखिए, उसमें हम आपको बेसिक जो चीजें हैं, जो आपको बहुत ज्यादा उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन आपको कम से कम बेसिक चीजें तो पता हो, ताकि कोई एकदम बेसिक सी, अब जैसे कि क्या होता है, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। जैसे कि इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, हर घर में लगभग कोई मतलब किसी ना किसी मेंबर ने कोई ना कोई पॉलिसी ले रखी होती है। लेकिन इंश्योरेंस के बारे में भाई ये क्या प्रोडक्ट है, इसमें मतलब ये किस व्यक्ति का इंश्योरेंस कराना चाहिए, और कितने अमाउंट का हमको इंश्योरेंस कराना चाहिए, और वाकई में आपको इंश्योरेंस की जरूरत है भी या नहीं है। अब इंश्योरेंस भी कई तरह के प्लान्स अवेलेबल होते हैं। कई बार जैसे क्या होता है, कई हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आते हैं और वो जैसे हमारे बच्चों का पॉलिसी करके चले जाते हैं। हाँ। कई लोगों को पता नहीं रहता उस चीज के बारे में, तो वो चलो ठीक है कि ये अच्छा हमें कुछ बता रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम लोग करवा लेते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो इससे भी हमें निपटना है, तो हमें इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेसिक सी चीज ये है कि इंश्योरेंस एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो है इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचा जाता है, जबकि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस एक्चुअली क्या है, इंश्योरेंस मीन्स रिस्क कवर, मतलब वो इंश्योर कर रहा है कि मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर होती है तो उस कंडीशन में आपकी लाइफ में जो रिस्क आएगा उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं जिनको जैसे कि मोटर व्हीकल का आप इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपने घर का इंश्योरेंस करा सकते हैं, है ना। आप अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा सकते हैं। आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस होता है ना। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं, तो मतलब कि ये पर्टिकुलर इवेंट को कवर कर रहा है ना। हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस क्या है कि रिस्क को कवर करता है, क्योंकि लाइफ में रिस्क तो है ही कि आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, आपका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। आपके घर में आग लग सकती है, आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारी इवेंट्स जो है ये हो सकती है, लेकिन होगी या नहीं होगी इसके बारे में कोई भी व्यक्ति सर्टेन नहीं है, और किसके साथ होगी वो भी सर्टेनिटी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के माध्यम से हम इनको इससे होने वाले रिस्क को कवर करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्लान्स है, जैसे मान लीजिए हम अपने घर के लिए सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, और हमने सेविंग करते करते 20 लाख रुपए बचा लिए, या फिर हमने कोई घर खरीद लिया है ईएमआई के ऊपर, और उसकी ईएमआई हमारी इनकम का मान लीजिए कि 50% उसमें ईएमआई में कट जाता है, बाकी बची 50% में हमारा घर चल रहा है। अब हमारी एडिशनल कोई सेविंग नहीं हो रही है,
ठीक है। लेकिन इस दौरान मान लीजिए कि घर का जो कोई सदस्य है वो बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी में काफी बड़ा अमाउंट लग जाता है, तो उससे क्या होगा, या तो हमारे घर की ईएमआई बंद हो जाएगी क्योंकि हम ईएमआई नहीं चुका पाएंगे क्योंकि हमारा सारा पैसा तो अब बीमारी के इलाज में जाने लगा, और या दूसरा ये होगा कि हम घर के खर्चों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे, या हो सकता है कि हम मकान का किराया नहीं दे पाए, या दूसरे एक्सपेंसेस को हमको कटौती करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कि इन कटौतियों के बावजूद भी हम वो बीमारी का खर्च इतना ज्यादा रहेगा कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाए, तो हमारा सारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो चौपट हो जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेट केसेस में कि वो घर आपको बेचना पड़ता है ना, औने पौने दामों में। तो ये स्थिति ना बने अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया होता और जो मेजर बीमारियां हैं या कोई जो मेजर एक्सीडेंट्स है उनको कवर कर लिया होता, तो उस केस में क्या होता कि वो इवेंट आई लेकिन उससे आपका जो रूटीन फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हुई और आपका रूटीन लाइफ भी चलती रही और आपका वो बीमारी का इलाज भी हो गया या एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी सिचुएशन आई तो वो भी मैनेज हो गई, है ना। तो ये चीज इंश्योरेंस का मकसद ये होता है। इंश्योरेंस का मकसद ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। कि आमतौर पे क्या होता है कि किसी घर के छोटे बच्चे का आकर इंश्योरेंस करने का, जैसे अपने बात की कि जनरली कहते हैं कि ठीक है आपका कि आप मान लीजिए घर के बड़े सदस्य का इंश्योरेंस है तो एजेंट आकर बोलेगा कि अरे आपका एक छोटा बच्चा है, आप एक काम करिए उसके नाम से एक पॉलिसी ले लीजिए और उसके नाम से वो पैसा जमा होता रहेगा। तो ये इस तरह के जो प्रोडक्ट रहते हैं सब मिसगाइडिंग प्रोडक्ट रहते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअली आपको अगर बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको पैसा जमा करना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बच्चे के नाम से पॉलिसी ले या कोई चाइल्ड केयर प्लान या जिस प्लान के नाम में चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड फ्यूचर इस टाइप के कोई वर्ड आ रहे हो वो प्लान लेंगे तभी उसकी फ्यूचर की प्लानिंग होगी। आप जो है अल्टीमेटली पैसा तो पैसा होता है, किसी भी जगह पे आपने रखे, आपको यह है कि जो आपका फाइनेंशियल गोल है जिस समय वो अचीव करने का टाइम आएगा उस समय आपका जो टारगेटेड अमाउंट है वो आपके पास रहता है या नहीं रहता है, इस चीज पे फोकस करना है ना। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, लेकिन ये प्रोडक्ट के नाम से ही बेचे जाता है। तो यहाँ पे जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात है करते हैं तो ये सबसे ज्यादा मिस सेल होने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे के इंश्योरेंस की जहां तक बात है, एक्चुअली इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि घर का जो कमाने वाला सदस्य है, यानी कि मान लीजिए कि आप के हस्बैंड है वो सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको हर महीने सैलरी मिलती है, तो आपको मतलब दिक्कत कब आएगी कि आपके बच्चे को मान लीजिए कुछ हो जाता है तो वो ठीक है, आपको एक इमोशनल ट्रेजेडी होगी वो आपके साथ, लेकिन आपके फाइनेंसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कोई घर का कमाऊ सदस्य तो है नहीं, वो कोई इनकम तो जनरेट कर नहीं रहा था, तो उसके जाने से आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने वाला है, है ना। तो अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया और उसके बाद कल को मान लीजिए उसको कुछ होता है तो उसके बदले में आपको अगर जो पैसा मिलेगा तो उस पैसे से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको कोई रिस्क आया ही नहीं था फाइनेंशियली, क्योंकि आपके घर का जो खर्च है वो तो आपके हस्बैंड की सैलरी से चल रहा है, बच्चे की तो कोई सैलरी आ नहीं रही थी। हाँ, उससे आपको केवल इमोशनल पेन ही होगा, तो और उस इमोशनल पेन की भरपाई जो है उस पैसे से नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए तो उसका इंश्योरेंस कराना सबसे जरूरी है, कि क्योंकि वो घर के इनकम जनरेटिंग मेंबर है, इनकम उनकी सैलरी से आ रही है, तो वो इंश्योर होना है। बेसिकली इंश्योरेंस का पर्पस वो है कि क्योंकि इंश्योरेंस में बदले में क्या मिलता है आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, तो अमाउंट की जरूरत कब पड़ेगी, जब जो घर का कमाने वाला सदस्य है वो अगर उसको कुछ हो जाए तो आपके घर का जो खर्च है वो प्रॉपरली चलता रहे। इसी बात को एंश्योर करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं कि ठीक है उसके चले जाने के बाद भी हमारे घर की जो खर्चे है वो प्रॉपर तरीके से चलते रहे, बच्चों का एजुकेशन, मकान की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई और भी जो दूसरे खर्चे हैं वो सब चलते रहे। तो इसीलिए हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा इंश्योरेंस केवल और केवल उस व्यक्ति का कराना चाहिए जो घर में कमाने वाला सदस्य हो और उसके पास उसके साथ में कुछ डिपेंडेंट लोग हो। अगर उसके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है तो उसको इंश्योरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 55 साल का हो चुका है, उसके 2 बच्चे थे, दोनों जॉब करने लगे हैं, सेटल हो चुके हैं, वाइफ है वो भी मान लीजिए जॉब करती है, तो डेट मीन्स उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। तो उसका इंश्योरेंस कराने का कोई मतलब नहीं है, आप जो है फिजूल में ही इंश्योरेंस में पैसा दे रहे हैं,
है ना। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो इंश्योरेंस में आपको वो प्रोडक्ट लेना है जो अभी जो हमने रिस्क की बात की कि भाई आपके घर में इनकम आना बंद हो जाएगी, तो इनकम आना बंद हो जाएगी तो आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसमें इक्विवेलेंट इनकम तो जनरेट हो, लेकिन वो इनकम इतनी जनरेट हो जो आज के आपके एक्सपेंसेस है उसकी भरपाई कर सके। अब मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी या खर्चे जो है वो 10 लाख रुपए के हैं और आपके हस्बैंड ने जो है वो इंश्योरेंस ले रखा है जिसके मतलब मैच्योर होने पर या उसके डेथ होने पर आपको 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराने का तो कोई मतलब नहीं हुआ। 20 लाख रुपए आपको मिल भी गया तो वो तो आपके 2 महीने के खर्च के बराबर है। तो 2 महीने के बाद तो आपकी स्थिति जो है वो बुरी तरह खराब हो जाएगी, आपके पास कुछ पैसा ही नहीं होगा। तो आप इंश्योरेंस उतने अमाउंट का लें जितने अमाउंट में मतलब कि मंथली बेसिस पे आपको 10 लाख रुपए वो जनरेट करके दे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आप 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें आपकी डेथ के समय जो है आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है और उस 1 करोड़ रुपए पे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जिसमें आपको 10% का रिटर्न जनरेट होकर के मिलता है। हाँ। तो वो 10% जो है 1 करोड़ का 10% यानी 10 लाख रुपए। तो ये एक सफिशियंट अमाउंट हुआ। इसी तरह से आपको ये सोचना है कि भाई आपके लिए कितना सफिशियंट अमाउंट है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि हमको जो है वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस जो है वो प्योरली इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, वो छोटे अमाउंट में इस रिस्क को ज्यादा कवर करते हैं। मतलब देखिए इंश्योरेंस का इस्तेमाल तब नहीं है, मतलब इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप लाइफ इंश्योरेंस का जब वो इवेंट घट जाएगी। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में मान लीजिए कि उस पर्सन की डेथ होती है जिस पर्सन का इंश्योरेंस कराया गया है, तो ही आपको उसका फायदा है। अगर वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है, जिंदा रहता है, तो उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो इवेंट हुई ही नहीं, तो फिर आपके लाइफ में रिस्क आया नहीं। तो आप तो ये चाहेंगे कि वो इवेंट ना हो, है ना। हाँ। तो ना हो तो फिर उसके बाद आपको कुछ मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वो इवेंट हुई ही नहीं। तो इसलिए आप जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक को प्लान बोलते हैं इंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान टाइप के जो बेचते हैं, जो सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अच्छा, है ना। और दूसरे होते हैं टर्म प्लान जो कि प्योरली इंश्योरेंस प्लान होते हैं। उसमें आपको प्रीमियम कम लगता है और आपको तब सपोर्ट देती है इंश्योरेंस कंपनी जब वो इवेंट घट जाती है। यानी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपकी बीमारी की केस में वो आपको बड़ा अमाउंट देगी, है ना। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो टर्म प्लान आपको एक बड़ा अमाउंट देता है। आप 1 करोड़ का टर्म प्लान लेने जाएंगे तो मुश्किल से आपको जो है एज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोटा मोटा आपको 10,000 रुपए महीने में जो है आराम से एक टर्म प्लान 1 करोड़ रुपए का मिल जाएगा, है ना। तो मतलब ये देखिए ना कि 10,000 रुपए महीना दे करके आपने जो है आपने अपनी जो फैमिली है उसका पूरा फ्यूचर सिक्योर कर दिया लास्ट तक के लिए कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, इनको 10 लाख रुपए की इनकम होती रहेगी। जबकि मान लीजिए आपने 25-50 लाख का कोई इंडोमेंट प्लान ले लिया, मनी बैक प्लान ले लिया, तो उस प्लान का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट का वो करेंगे क्या। जबकि आपका प्रीमियम मोटा मोटी उतना ही आता है इंडोमेंट प्लान में, लेकिन उसमें रिस्क कवर बहुत कम होता है ना। अच्छा। तो इसलिए इंश्योरेंस का एक एग्जांपल है ना। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो फाइनेंसेस मतलब उनके पास पैसा होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। उस सेविंग बैंक अकाउंट में आप बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है, तो आप ये देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन का, हाँ, है ना। हाँ। इन्फ्लेशन मतलब कि हर चीज की जो है वो कीमत जो है वो समय के साथ बढ़ते चली जाती है, या इसी को बोल सकते हैं कि भाई जो पैसे की वैल्यू है वो लगातार घटते चली जाती है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, जिससे आप आज जाकर के कोई सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज से 20 साल के बाद अगर मान लीजिए उस पैसे को आपने तिजोरी में बंद करके रख दिया और 20 साल के बाद फिर उन नोटों को फिर बाहर निकाला, हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि भाई नोटबंदी नहीं हुई है और वो नोट अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या उस 10 लाख रुपए से आप उतने ही सामान खरीद पाएंगे जो हम आज खरीद पा रहे हैं। आप आज ही देखिए कि आज से 10 साल पहले चीजें कितनी सस्ती हुआ करती थी, है ना। हम
1,000 रुपए 2,000 रुपए में जो है कितना सामान खरीद करके ले आते थे मार्केट से। लेकिन आज हम 1,000 रुपए 2,000 रुपए लेकर के जाते हैं, तो एक मूवी देखने में जो है फैमिली के साथ जाते हैं तो आपके 2,000-3,000 रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मतलब इतनी वैल्यू घट गई है पैसे की। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो आप पैसे को अगर ऐसी जगह पे रख रहे हैं कि मतलब आपके पैसे की वैल्यू और जो महंगाई की वैल्यू है वो अगर पैसे की वैल्यू बढ़ने की जो रफ्तार है वो महंगाई की रफ्तार से कम है, तो क्या होगा, दिनों दिन आप गरीब होते चले जाएंगे। मतलब आपके पैसे की वैल्यू घटते चली जाएगी। आपको लगेगा कि आपके पास उतना पैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा घट रहा है ना। तो सेविंग बैंक में मान लीजिए आपको जो है 2 से 3% का आपको इंटरेस्ट देती है बैंक, हाँ। और आपका पैसा सेविंग बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है ना। और महंगाई जो है 5% 6% के रेट से बढ़ रही है। और ये जो महंगाई दर की बढ़ने की बात होती है 5% 6%, ये एवरेज में बात होती है। ठीक है ना। एक्चुअल में आपकी एक और महंगाई होती है जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस की जो इन्फ्लेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे ही नहीं जो हम आज मतलब हमारे लिए कंपलसरी हो गए। जैसे कि आज से 10 साल पहले जो है घर के हर सदस्य के पास मोबाइल फोन नहीं होता था। हाँ। है ना। और मतलब घर में 1 मोबाइल 2 मोबाइल हो गया। अब तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसके पास भी पर्सनल मोबाइल होता है। और मोबाइल का जो आप रिचार्ज कराते हो, पहले आप के मंथली रिचार्ज का खर्च इतना नहीं था। डेटा के ऊपर आप इतना खर्च नहीं करते थे, ब्रॉडबैंड के ऊपर आप इतना खर्च नहीं करते थे। लेकिन अब ये जो है आपकी बेसिक नीड बन गई है कि हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, क्योंकि घर में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, है ना। तो उनको स्कूल के तरह तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस होती है। तो उसके लिए घर पे आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाना है। हर बच्चे के पास मोबाइल होगा। घर में मान लीजिए 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो 5 या 5 से ज्यादा ही मोबाइल होंगे। कुछ मेंबर होते हैं जिनके पास 2 अलग अलग कंपनियों की सिम होती है, या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं, है ना। तो वो 2 से ज्यादा मोबाइल रखते हैं, है ना। एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा, मतलब 5-6 मोबाइल हो जाते हैं। तो ये चीजें पहले आपकी लाइफ का पार्ट नहीं थे, है ना। पहले आप जो है इतना फ्रिक्वेंटली रेस्टोरेंट में बाहर जाकर के खाना नहीं खाते थे। आप इतना फ्रिक्वेंटली पिज्जा बर्गर इन चीजों को ऑनलाइन नहीं मंगवाते थे ना। जोमेटो और स्विगी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये सब चीजें जो है ये तो कई गुना बढ़ रही है। मतलब ये तो नए ही खर्च आ जा रहे हैं, हाँ। है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लाइफ में शामिल होते जा रहे हैं, जो पहले इस्तेमाल ही नहीं होते थे और अब वो मैंडेटरी टाइप के हो गए, है ना। हाँ। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा अगर सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है तो आपका पैसा तो दिन दिन घटता चला जा रहा है। तो एटलीस्ट जो है एवरेज में जो 5% की जो महंगाई की दर है, आप उसको सेविंग से बेहतर एटलीस्ट उसको एफडी में करिए। ठीक है। और अगर तो एफडी भी जो है मोटा मोटा आपको 5-5.5% 6% का रिटर्न जनरेट करके दे देता है। तो एटलीस्ट आपका पैसा घटना बंद हो जाता है। आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन के बराबर की, भाई 100 रुपए की चीज बढ़कर के 150 रुपए हुई तो आपका पैसा भी बढ़कर 150 हो गया। तो एटलीस्ट जो है आप जो है उसकी बराबरी कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने इस पैसे को इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा करना चाहते हैं, हाँ। तो हम इसे कहाँ लगाएंगे जो ये हमारा पैसा हमें बढ़कर मिले, क्योंकि समय के साथ साथ तो महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। तो अगर हमारे पास आज 150 रुपया है तो हम मतलब स्थिति तो हमारी जैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि हम उससे ज्यादा चीज नहीं मतलब इस्तेमाल उस पैसा का हम नहीं कर सकते। तो देखिए इस पैसे को लगाने के एक तो देखिए सबसे जो एफडी होता है, एफडी एक्चुअली होता है सबसे मतलब अवेलेबल ऑप्शंस में सबसे सेफ माना जाता है ना, कि रिस्क फ्री माना जाता है। एक तरह से एफडी का जो रेट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उसको कहा जाता है कि भाई ये रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। हाँ। कि आपने मान लीजिए एसबीआई में जाकर के एक एफडी कर दी, एचडीएफसी में जाकर आईसीआईसीआई में जाकर के एफडी कर दी, तो ये इसमें जो आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है मोटा मोटा रिस्क फ्री माना जाता है। कि आपका आमतौर पर, अब देखिए इमरजेंसी में तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ। तो जी 100% रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक आम जो धारणा है वो ये मोटा मोटा जो है ये रिस्क फ्री होते हैं। इनमें आमतौर पे उस लेवल का रिस्क नहीं होता है जो और दूसरे एसेट क्लासेस में होता है। तो आपको थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको थोड़ा सा हायर रिस्क लेना पड़ेगा।
क्योंकि लाइफ में बिना रिस्क के कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप बैंक में जो एफडी कर रहे हो तो बैंक उस पैसे का क्या करता है भाई, वो किसी ना किसी बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को वो पैसा लोन पे देता है ना। हाँ। तो वो आपसे 5% पे पैसा लिया उसने, और उस पैसे को फर्दर उसने 10% पे, 12% पे, 15% पे, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, है ना, कि वो किस पर्पज से ले रहा है, वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको फर्दर आगे लोन देता है ना। हाँ। और उस लोन का इस्तेमाल अब वो जो बिजनेसमैन है वो करेगा। तो मान लीजिए कि वो बिजनेसमैन जो है वो 10% पर बैंक से लोन उठा रहा है। हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी समझदार व्यक्ति अगर 10% पे लोन पे पैसा उठा रहा है और वो उस पैसे से अगर 15%, 20%, 25% पैसा जनरेट ना करे तो अल्टीमेटली फिर उसका बिजनेस करने का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं? क्योंकि आदमी को जब प्रॉफिट दिखेगा कि यार मैं यहां से 10% पे पैसा उठाता हूं और उसको बिजनेस में लगाता हूं, उससे मैं 20% जनरेट करूंगा, ठीक है, उसमें से 10% जो है वो इंटरेस्ट के रूप में दे दूंगा और बचा वाला 10% है वो उसका बिजनेस का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो यही तो बिजनेस का पर्पस होता है। तो दैट मीन्स कि भाई पैसा जो है उससे वो बनता, मतलब बढ़ता कब है, जब उसको बिजनेसेस में लगाया जाता है। कोई भी कंट्री भी ग्रो कब करती है, जब उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है ना। इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी क्या है कि भाई यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो करे, यहाँ की सर्विसेज ग्रो करे, यहाँ प्रोडक्शन हो। तो इंडिया जैसे अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छी कंपनियां हैं जो लगातार ग्रो कर रही है। अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो शुरू हुई है ना। अभी यहाँ पर कितने सारे कॉलेजेस बनने हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स बनने हैं, कितनी सारी सड़कें बननी है, रेलवे बननी है, कितने एयरपोर्ट बनने हैं, है ना। अभी कितने सारे होटल्स बनने हैं। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा ये सब बनेंगे, है ना। तो ये सब बनेंगे तो उनमें काम करने के लिए लोग लगेंगे, चाहिए होंगे, है ना। हमारे यहाँ की आईटी इंडस्ट्री, हमारे यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री, हमारे यहाँ की केमिकल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी ग्रो कर रही है। तो ये सब जब ग्रो करेगी, इसमें लोग काम करेंगे, तो काम करने वाले लोगों के हाथ में भी पैसा आएगा, क्योंकि वो वहां पे जॉब करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। जो बिजनेसमैन है वो पैसा कमाएगा। इसके अलावा हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसको हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो ओवरऑल जैसे हम पिछले 25, मतलब जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से हम देखें तो मोटा मोटा जो है वो 5-6%, 7% के अराउंड जो है रियल हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है ना, जो कि वर्ल्ड में सबसे तेज ग्रोथ वाली इकोनॉमीज में से एक है ना। सब तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ जो है वो 1%, 1.5%, 2% होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है ना। लेकिन जो इंडिया है वो अभी बहुत लंबा रास्ता है उसके पास ग्रो करने के लिए। तो इस ग्रोथ स्टोरी में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये रियल ग्रोथ है। एक तो होती है क्या नॉमिनल ग्रोथ, और एक होती है रियल ग्रोथ। नॉमिनल ग्रोथ क्या होता है कि केवल जैसे मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के ओनर हो, तो अगर आपकी फैक्ट्री जो है इस साल उसने 10 मशीनें बनाई, वो मशीनों का उत्पादन करती किसी प्रकार की, मान लीजिए कि लैपटॉप बनाती है, उसने इस साल 10 लैपटॉप बनाए। एक लैपटॉप की कीमत थी मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, उसने 10 लैपटॉप बनाए, यानी 10 लाख रुपए के लैपटॉप बनाए। फिर नेक्स्ट ईयर भी उसने 10 ही लैपटॉप बनाए, लेकिन अब एक लैपटॉप जो है वो 10 लाख की बजाय 11 लाख में बेच रहा है ना। मतलब एक लैपटॉप जो है वो 1,10,000 में बेच रहा है, तो टोटल 10 लैपटॉप जो है वो 11 लाख के हो जाएंगे, है ना। तो उसकी टोटल सेल 11 लाख की होगी। तो लेकिन यहां पर देखिए, हम रुपी टर्म में अगर देखेंगे तो वो क्या होगा कि 10 लाख की चीज पिछले साल बनाई थी, इस साल जो है 11 लाख की बनाई, तो टोटल मतलब कि 10% की ग्रोथ हुई। लेकिन ये क्या रियल ग्रोथ है? नहीं, रियल ग्रोथ नहीं है, ये खाली नॉमिनल ग्रोथ है। ये केवल प्राइस इंक्रीज, यानी इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ दिख रही है ना। क्योंकि 10 लैपटॉप उसने पिछले साल भी बनाए थे, 10 इस साल भी बनाए। लेकिन मान लीजिए कि वो इस साल जो है 10 की जगह 20 लैपटॉप बनाता और साथ में जो है कीमत भी 10,000 रुपए बढ़ जाती है ना। तो उस केस में क्या हो जाता कि उसके 22 लाख रुपए हो जाते, 22 लाख रुपए की सेल। तो इसमें से जो मतलब 10,000 रुपए की जो ग्रोथ आई है वो केवल प्राइस में इंक्रीज की वजह से आई है, और बाकी की जो ग्रोथ है वो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो रियल ग्रोथ होती है कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, है ना। तो जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो हम उसी की बात करते हैं, हम उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे होते, है ना। तो दैट मीन्स कि हमारी जो इकोनॉमी है वो पिछले
कुछ सालों से मतलब जब से आजाद हुए हैं 5-6%, 7% के अराउंड ग्रो कर रही है। ठीक है, और इन्फ्लेशन भी जो है वो 5-6% के अराउंड है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो नॉमिनल इंक्रीज हो रही है ग्रोथ में, वो हो रही है 12-13% के अराउंड। ठीक है ना। तो अगर हम इंडिया के ऊपर बैट करते हैं तो दैट मीन्स कि हमारा जो पैसा है वो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन हमारा 12-13% के अराउंड जो है वो एवरेज में ग्रो करता है। फिर उसके बाद यहाँ की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज होगी वो एवरेज से ज्यादा ग्रो करेगी, और जो थोड़ी कमजोर कंपनियां होगी वो एवरेज से कम ग्रो करेगी, है ना। तो अगर इंडिया मान लो 7% के रेट से ग्रो कर रहा है तो यहाँ की जो टॉप की कंपनियां होगी वो 12%-13% के रेट से ग्रो करेगी, है ना। और इन्फ्लेशन के कारण हमको 4-5% की ग्रोथ वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 से 15% की अच्छी कंपनियों के बिजनेस की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अगर हम अपने पैसे को इन अच्छी कंपनियों के बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो क्या होगा कि हमारा पैसा जो है एक तो प्रोडक्टिव एसेट में जाएगा, और उस प्रोडक्टिव एसेट यानी कि प्रोडक्टिव एसेट क्या होता है, जैसे बिजनेस है ना। तो बिजनेस में लग रहा है आपका पैसा, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आपका पैसा भी ऑटोमेटिकली, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, और आप उस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ओवरऑल आपका भी पैसे की ग्रोथ होती चली जाएगी। तो आपको 12-15% के लॉन्ग टर्म में जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि अच्छे बिजनेसेस का पार्ट बनना चाहिए, है ना। अब बोलेंगे कि अब भाई हम तो बिजनेस का पार्ट कैसे बने, हम तो उस चीज को, है ना, हम तो बिजनेस करना जानते नहीं है। हाँ। हम तो भाई जॉब कर रहे हैं, है ना, या आप कोई दुकान चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपके पास जो है कैसे का पैसा, हाउस वाइफ है, आपके पास कोई सैलरी आती है उसकी आप बचत करते हैं। हाँ। तो उसके लिए मतलब फिर अगला सवाल आपका ये होगा कि आप बिजनेस में कैसे पार्टिसिपेट करें, है ना। हाँ। है ना, हम बिजनेस में कैसे पार्टिसिपेट करिए। इंडिया की जो इस ग्रोथ स्टोरी को तो हमने समझ लिया। हाँ। कि इंडिया जो है वो अगले कुछ सालों में जो है वो इसी तरह से ग्रोथ करने वाला है ना। हाँ। 12-15%। तो एटलीस्ट हम मतलब इन्फ्लेशन को हम 5-6% से बीट कर पाएंगे। मतलब 6% इन्फ्लेशन है और 6% जो है बिजनेस की ग्रोथ है, तो टोटल हमारी 12% होगी। तो 12% की जो ग्रोथ है इसको हमको कैप्चर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिया की अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये अच्छी कंपनियां तो ग्रो करेगी ही ना। हाँ। अब जैसे कि रिलायंस है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, मारुति है ना, L&T है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो इस तरह की जो कंपनी, या JSW स्टील है, क्योंकि भाई आपको रोड बनाने हैं तो आपको सीमेंट लगेगा, आपको स्टील लगेगा, है ना। आपका फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अच्छे बैंक्स लगेंगे। तो ये जब अगर ये खत्म हो जाएगा तो इंडिया ही खत्म हो जाएगा। हाँ। है कि नहीं। और जब तक इंडिया है तो ये तो रहेगी, है ना। तो आप जो है मतलब आप इन बिजनेस को डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट, मतलब इन कंपनियों के शेयर खरीद के आप इनका पार्ट बन सकते हैं, है ना। तो अगर आप कहेंगे कि ठीक है भाई मुझे तो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट में हम पैसा कैसे लगाएं। हाँ। और इन कंपनियों को हम कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि हमारे पास तो इसका कोई नॉलेज ही नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सी कंपनी में खरीदना है या कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं हम। हाँ। तो देखिए उसके लिए भी बहुत सारे आसान रास्ते मौजूद हैं, है ना। कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आप नो नथिंग इन्वेस्टर है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से इसमें आइए। अब देखिए म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है म्यूचुअल फंड मतलब कि एक फंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स है जिनके पास थोड़ी सेविंग है ना, लेकिन उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनको पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो उन लोगों के छोटे छोटे फंड्स को इकट्ठा किया जाता है ना, ऑल ओवर इंडिया से इकट्ठा किया जाता है। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, इस तरह से उस फंड को पैसा दिया। अब उसके पास क्या होता है, इस तरह से करते हुए 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ इस तरह का कोई फंड इकट्ठा हो। अब ये कंपनियां, ये जो कंपनी होती है म्यूचुअल फंड हाउस कहा जाता है इनको, तो ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, अपना एक फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं। अब ये फंड मैनेजर क्या होता है, फंड मैनेजर वो व्यक्ति होता है जिसका फुल टाइम जॉब
इसी मार्केट को एनालाइज करना होता है, इन्हीं कंपनियों को एनालाइज करना रहता है कि कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और आगे चल के बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। तो ये आपके लिए ये रिसर्च करता है फुल टाइम। इनके पास पूरी टीम होती है, पूरे रिसोर्सेज होते हैं, है ना। ये कंपनियों की बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, कंपनियों के बिजनेसेस को पढ़ते हैं और हर समय कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करते हैं और हर समय ये इस चीज पे ही रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद ये टॉप की कंपनियों को चुन करके और उन कंपनियों के शेयर, ये जो फंड म्यूचुअल जो आपका जो फंड इकट्ठा हुआ है ना, मतलब आप सब ने मिलकर के जो एक पूल में फंड डाला हुआ है, उसके जरिए ये उन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, है ना। और लगातार उनको होल्ड करते हैं, आप पैसा देते जाते हो, ये खरीदते जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इन कंपनियों के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं और इस तरह से आपका पैसा भी साथों साथ ग्रो कर चला जाता है। तो मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट करते हो। तो आप भले ही स्वयं कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हो जो आपकी तरफ से मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अच्छी कंपनियों की रिसर्च करता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होता है ना। तो आपको मतलब ये एक पैसिव तरीके से आप, एक्टिव मतलब कि आप खुद रिसर्च करें, और पैसिव मतलब कि आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आपने जो है एक प्रोफेशनल को पैसा दे दिया है, वो आपके लिए ये काम कर रहा है। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड में फायदा ये होता है कि आप बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास इवन कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है आपको मंथली बेसिस पे 100 रुपए से स्टार्ट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कि मतलब आप मंथली 100 रुपए का एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू कर दीजिए। एसआईपी बोला जाता है। एसआईपी क्या है, एसआईपी के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो वो मिनिमम 100 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप शुरुआत कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए, एटलीस्ट आपको वो चीजें समझ में आएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका छोटा सा पैसा वहां पे जाएगा और वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसके अब मैं म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने के फायदे बताता हूँ। तो पहला फायदा तो ये हुआ कि आप बहुत छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि इसमें आपका जो पैसा लगता है वो किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं लगता है ना, किसी एक इंडिविजुअल कंपनी में नहीं लगाया जाता है, बल्कि ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाते हैं दैट मीन्स कि ये 25, 30, 40, 50 मतलब फंड मैनेजर अपने हिसाब से तय करता है, लेकिन मोस्टली किसी भी म्यूचुअल फंड में जो है वो 30-35 से कम स्टॉक नहीं होते हैं, है ना। ज्यादातर जो इनको डाइवर्सिफाइड, इसीलिए इनको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को बिखेर देते हैं, है ना। हाँ। मतलब कि फैला देते हैं, एक ही बास्केट में ऑल एग्स नहीं रखते हैं आप अलग अलग जगह पे, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, है ना। तो आपका क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि क्या है, और वो सारी कंपनियां जो है वो अलग अलग सेक्टर की होती है। जैसे कि कोई कंपनी बैंकिंग सेक्टर की है, कोई एक कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी है, कोई एक कंज्यूमर कंपनी है, कोई मान लीजिए एक एफएमसीजी कंपनी है ना, कोई एक सीमेंट की कंपनी, कोई स्टील की कंपनी है। तो इस तरह की डिफरेंट सेक्टर की कंपनियां होती है। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि हर समय कोई ना कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है और कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, कोई आउट परफॉर्म करता है, कोई अंडर परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल में क्या होता है कि आपको बड़े झटके नहीं लगते हैं, है ना। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, उसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा फायदा कि आपका पैसा क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आप खुद डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो पहली चीज तो आपको रिसर्च करना होगा, ठीक है। आपने रिसर्च कर दिए और आपने कंपनियां सेलेक्ट कर ली, 50 कंपनियां। तो अब आप उन 50 कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम हर कंपनी का एक शेयर तो खरीदना पड़ेगा, है ना। तो आप एक कंपनी, अगर मान लीजिए उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस जो है वो 2000 रुपया है और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 100 ही रुपया है, तो आप तो पहले बाहर हो जाएंगे, खरीद ही नहीं पाएंगे, है ना। हाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड का फायदा यह है कि आप केवल 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो 100 रुपया भी जो है, मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में 50 कंपनियां हैं तो 50 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पर तो एक पूल बना हुआ है ना। क्योंकि आप अकेले तो इन्वेस्ट हो नहीं उसमें, उन कंपनी के पास जो है वो आज के समय में तो काफी बड़े बड़े साइज के म्यूचुअल फंड हो गए। एक म्यूचुअल फंड जो है 25-25 हजार करोड़, 30,000 करोड़ इस साइज के म्यूचुअल फंड हो गए। तो उसमें भी आप 100 रुपए, 500 रुपए इस टाइप के अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको
पहला फायदा हो गया कि आपका पैसा जो है बहुत छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। आप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ले सकते हैं। आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाता है, ठीक है। और इससे आपको क्या होता है कि वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाती है। तो ये म्यूचुअल फंड के आपको बेनिफिट्स है ना। और इसमें आप अगर रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट करते जाते हैं तो क्या होता है, आपकी कॉस्ट भी जो है एवरेज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ये ऊपर नीचे होने की कई सारी वजह होती है, केवल फंडामेंटल रीजन नहीं होते। मतलब कंपनी के जो प्राइस, शेयर प्राइस जो ऊपर नीचे होते हैं, उसकी एकमात्र वजह ये नहीं होती है कि उसका बिजनेस में कुछ चेंज आ रहा है ना। बहुत सारे स्पेक्यूलेशन वाली एक्टिविटीज चलती रहती है। भाई देखिए, सट्टेबाजी हर जगह होती है ना। तो शेयर मार्केट में भी सट्टेबाजी होती है। कुछ लोग जो है केवल सट्टा ही खेल रहे हैं वहां पे, है ना। तो जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें भी सट्टेबाजी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस पर भी लोग दांव लगाते हैं। तो इस तरह के ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन कंपनी का बिजनेस तो रोज चेंज नहीं होता, लेकिन प्राइस तो हर मिनट हर सेकंड चेंज हो रहा है, जबकि बिजनेस तो वही का वही है। तो उन चीजों को अगर हम नजरअंदाज करते हुए थोड़ा लंबा समय का व्यू बना करके और उसमें इन्वेस्ट करे रहते हैं तो ये देखा गया है ना। पिछले हमारे देश में भी जो है वो आप देख सकते हैं कि पिछले 40 सालों से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां तो 200, 300 साल का स्टॉक मार्केट का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो है पैसा जो है एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम हो पाते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है, एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड। और इसके अलावा देखिए, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी एसेट क्लास होती है। लेकिन आगे चल के हम इन एसेट क्लास को कंपेयर भी करेंगे, है ना, आगे आने वाले वीडियोस में। आज हमने बेसिक म्यूचुअल फंड का एक वो समझा कि बेसिक होता क्या है म्यूचुअल फंड। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको और डिटेल में बताएंगे आपको कि अलग अलग एसेट्स क्लास के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, आपको अपने गोल्स किस तरह से सेट करने चाहिए, और उनके लिए आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो ये आज हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है, तो इसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको और अच्छे से और डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे कि भाई म्यूचुअल फंड जैसे बात की हमने, तो फिर म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करना चाहिए। और क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हर टाइप का म्यूचुअल फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता है। अभी क्या हुआ है कि कोविड के समय के बाद से बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, और मार्केट क्योंकि काफी तेजी में रहा है, तो जो म्यूचुअल फंड के जो एजेंट्स हैं वो भी बहुत मिस सेलिंग कर रहे हैं और आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पकड़ा दे रहे हैं जिसमें उनको कमीशन तो हाई है, लेकिन वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझ है नहीं कि वो प्रोडक्ट उनके लिए है या नहीं, इसलिए वो उन प्रोडक्ट को खरीदे जा रहे हैं, है ना। वो केवल शॉर्ट टर्म को देख रहे हैं। जब तो हम आपको इन सब के सारे रिस्क बताएंगे, आपको प्रोडक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए, आपको कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कैसे इनको होल्ड करना चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो अभी ही काफी लंबा हो चुका है, लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।